हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास प्लस टू का चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में काफी कुछ नॉलेज जो एक्वायर कर लिया है। इसके बाद हम जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन, व्यवसाय की सॉल्वेंसी पोजीशन और व्यवसाय की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ओवरऑल एफिशिएंसी है, उसको जानना चाहता है। इसको जानने के लिए कोई ना कोई टेक्निक्स होती है, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो एडॉप्टेड किए जाते हैं कि हम हमारी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या हमारी व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन कैसी है। तो इसी बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा दिया होता है, एक ऐसा डाटा जो बहुत सारे प्रयोगकर्ता, क्योंकि आप सभी जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेखांकन के बहुत सारे प्रयोगकर्ता होते हैं। इसी प्रकार से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए भी इसके बहुत सारे विश्लेषक होते हैं जो इसका एनालिसिस करते हैं, चाहे वो आपका मैनेजमेंट है, चाहे क्रेडिटर्स है, चाहे ओनर है, चाहे इन्वेस्टर है, और चाहे रिसर्च है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक है। तो इस प्रकार से चाहे पब्लिक ही है, तो बहुत सारी संस्थाएं होती है जो इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी होती है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि वे सारी पार्टीज जो व्यवसाय में इंटरेस्ट रखती है, उन सबको जो इन्फॉर्मेशन वह चाहते हैं उनको एज इट इज वह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आप क्या समझते हैं? तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यू हैव टू नो, आप लोगों ने प्लस वन से ये पढ़ी चीजें कि फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, इसका भी मेन मोटिव होता है कि इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई में आप देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या और उसकी वीकनेस क्या है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द strength and weakness of the firm. So you have to identify the strength and weakness of the firm, properly establish the relation between items in the balance sheet and income statement. तो यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है कि जो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और उसमें हम ये देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या और उसकी वीकनेस क्या है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक सिस्टमेटिक मैनर में जो इनकम स्टेटमेंट की आइटमें दी होती है या बैलेंस शीट की जो आइटमें दी होती है, उनके बीच में एनालिसिस करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनकी आपस में तुलना करता है, बहुत सारी टेक्निक्स अपनाते हैं जिनके आधार पर हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करता है। तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म, कि फर्म की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। क्योंकि एनालिसिस करने का मेन मोटिव होता है कि स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ देना और कमियों को दूर करना। ये जो है वो मेन मोटिव है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि किसी की ताकत जो है और अधिक ताकत उसमें आए, और इसका मतलब है कि बिजनेस फर्म और अधिक प्रॉफिटेबिलिटी और की ओर जाए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और अधिक स्ट्रॉन्ग हो, उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े, उसकी जो भी लाइबिलिटी है उनको लाइबिलिटी देने का उसके बाद अंदर पावर हो। तो इसका मतलब ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि हम सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी वीकनेस भी देखते हैं, कमियों को कैसे दूर किया जाए। ये सारी चीजें भी इसके अंदर दिखी जाती है, जिसके अंदर हमारे पास दो ही चीजें होती है, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होती है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन में जो स्ट्रेंथ है वो देखते हैं, जैसे हमारी सेल बढ़ रही है तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए, हमारे खर्चे जो है वो कैसे कंट्रोल किए जाए। इसी प्रकार से बैलेंस शीट में हमारी एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन जो है, लाइबिलिटी हमारी कैसे कम हो, हमारी एसेट अधिक स्ट्रॉन्ग कैसे हो, हम बिजनेस के अंदर और अधिक एसेट चाहते हैं तो एसेट को बंदोबस्त कहां से किया जाए। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ क्लियर सी इंडिकेशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक यानी कि प्रॉपर मैनर में जो बैलेंस शीट की आइटम है और इनकम स्टेटमेंट की आइटम दी होती है उनके बीच में तुलना करता है, और जिसके आधार पर हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, उसके आधार पर हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। तो ये था जी आपका। उसके बाद अब बात आती है इसकी विशेषताएं क्या है। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मीनिंग के बाद आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद दूसरी सीरीज से कई बार पूछते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो व्हाट आर द फीचर्स? तो नंबर 1 क्या है कि टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स
अकाउंटिंग डाटा इन ए सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो यहाँ ध्यान रखें इस बात का कि जो हमारे पास एक डाटा दिया होता है और वह डाटा कई बार हर व्यक्ति के इंटरेस्ट का नहीं होता, उस डाटे को कैसे सिंप्लीफाई करके और यूनिफॉर्म में फॉर्म में दिखाया जाता है और ताकि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कुछ लोग साधारण बुद्धि वाले होते हैं, कुछ लोग जो है बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, परंतु हमने डाटे को इस प्रकार से प्रेजेंट करना है कि एक आम व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। तो हमने सबसे पहला काम ये करते हैं इसके अंदर। इसकी दूसरी पहली विशेषता यही है कि जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा है, रिच डाटा है, उसको सिंप्लीफाई मैनर में प्रेजेंट किया जाता है ताकि हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। नंबर 2 बात यह है कि टू क्लासिफाई द आइटम्स। आप सभी जानते हैं जो क्लासिफाइड आइटम है, जो जितने भी आइटम्स हैं वो क्लासिफाई किया जाता है कॉन्वेंट मैनर, मतलब सुविधाजनक तरीके से, और एक ग्रुप रिलेटेड ग्रुप में बांट दिया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सेलिंग के जितने भी खर्चे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी खर्चे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया जाता है। ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से एक हेड बना दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं कि हमने इस प्रकार से डाटे को जो है वो ग्रुप में, और कन्वीनियंट जो आपका सुविधाजनक जो भी जिसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो जो आपके लिए, ऐसा डाटा को बना दिया जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नंबर 3 बात है कि हम कंपैरिजन करते हैं, इंटरप्रेटिंग कंपैरिजन एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा। आप सभी जानते हैं कि विश्लेषण करने का मुख्य उद्देश्य एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करना, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन करना। दूसरा क्या है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहा हूं। आप सभी जानते हैं इंटरप्रिटेशन का काम जो है वो अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब होता है कि आप ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो आप रिजल्ट सोच के चले थे उसमें कितना डिफरेंस है। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन भी जो इसके अंदर की जाती है। उसके बाद है टू कन्वर्ट द ह्यूज फाइनेंशियल डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास डाटा बहुत बड़ा होता है और उस डाटे को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना जो इसकी फीचर्स है। तो ये 4 इसकी फीचर्स थी कि जिनके द्वारा जो है आपने वित्तीय गुणों का विश्लेषण करने के लिए हम फीचर्स मींस एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखिए इस बात का, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स वन एंड द सेम थिंग। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इसकी क्या क्या फीचर्स थी। उसके बाद अब बात आती है कि व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे चैप्टर है, हम इन सारे चैप्टरों को पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बारी अब अगला क्वेश्चन जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीकों के नाम बताओ। राइट द नेम ऑफ टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, ये सारी टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए, साथ के साथ टेक्निक्स के नाम, जिसमें सबसे पहले टेक्निक्स है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 3 रेशियो एनालिसिस, नंबर 4 ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 6 फंड फ्लो स्टेटमेंट और नंबर 7 ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। आगे पीछे बेशक हो जाए परंतु ये साथ के साथ आपको याद होनी चाहिए। जैसे नंबर 1 कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 3 ट्रेंड एनालिसिस, नंबर 4 रेशियो एनालिसिस, नंबर 5 फंड फ्लो स्टेटमेंट और नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड लास्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। इन सारी टेक्निक्स के बारे में बारी बारी से डिटेल में आपको बताया जाएगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं क्योंकि अगले चैप्टरों के अंदर अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ही पढ़ेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, किस प्रकार से इसका एनालिसिस करेंगे वो आप देखेंगे। कॉमन साइज का फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आप रेशियो एनालिसिस का पढ़ेंगे, कैश फ्लो का पढ़ेंगे। तो ये कुछ चैप्टर आपके पास हैं जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर आपका +2 के अंदर नहीं है। तो कुछ टेक्निक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड परसेंट एनालिसिस के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जब 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा एक साथ दिया होता है और उनके बीच में आपस में तुलना करते हैं, तुलना जो की जाती है वो डाटे में कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई और उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसको निकाला जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में किसी एक ईयर को कॉमन ईयर मान लिया जाता है और उस कॉमन ईयर के बेस पर अन्य वर्षों का डाटे में कितना परिवर्तन हुआ उसको निकालने के लिए वो परसेंटेज में निकाला जाता है। ट्रेड परसेंटेज में आपके पास केवल मात्र यहाँ इन 2 टेक्निक्स के अंदर तो आपके पास 2 वर्षों का डाटा दिया होता है। ट्रेड परसेंटेज में आपके पास 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा दिया होता है।
जिसके आधार पर आप भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट प्री फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर, कि भविष्य में व्यवसाय के कहाँ जाने की संभावना है। इस बात को जानने के लिए आप ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक को अपनाते हैं। उसके बाद आप रेशियो एनालिसिस अपनाएंगे। रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू आइटम्स, टू अकाउंटिंग फिगर्स में मैथमेटिक रिलेशन स्थापित किया जाता है। एक आइटम दूसरे आइटम की तुलना में कितनी है, एक आइटम दूसरे आइटम पे कितना टाइम्स है, एक आइटम दूसरे आइटम की कितनी परसेंटेज है। इस बात को जानने के लिए आप रेशियो एनालिसिस टेक्निक को अपनाते हैं। रेशियो एनालिसिस टेक्निक के बाद बात करते हैं फंड फ्लो की। फंड फ्लो में आप क्या करते हैं कि फंड में होने वाला परिवर्तन, वर्किंग कैपिटल में होने वाले परिवर्तन के बारे में आपको बताता है कि करंट असेट करंट लायबिलिटी की तुलना में कितने हैं, या फंड में जितने भी आपका फंड लगा हो उसका क्या वृद्धि हुई है, उसमें कभी, उसको जानने के लिए फंड फ्लो टेक्निक को अपनाया जाता है। इसका हम डिटेल वर्णन जो है वो बीकॉम में करते हैं, यहाँ पर हम ज्यादा वर्णन हम इसका नहीं करते हैं। उसके बाद बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके। दूसरे शब्दों में अगर आप बोले कि रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल भी आते हैं। अगर आप सेकंड टर्म एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको ये आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी क्या होता है कि कैश में होने वाले परिवर्तन के बारे में आपको बताता है कि कैश में कितना परिवर्तन हुआ, एक वो एप्लीकेशन कहाँ हुई कैश की, इसका यूजेस कहाँ हुए और कौन कौन से रिसोर्सेज कैश के बने, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। इसके बारे में आप इकोनॉमिक्स के अंदर तो पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये भी नहीं है। पर एक टेक्निक है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पर व्यवसाय में टोटल कॉस्ट जो टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है, और एट द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जहाँ पर आपको ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, तो ऐसी स्थिति को जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये टेक्निक्स अपनाई जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा अपनाई जाती है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की भी एक टेक्निक है। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और डेफिनेट पूछा जाएगा ध्यान रखना इस बात का कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीकों के नाम बताओ। व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स, टूल्स और टेक्निक्स वन आर द सेम थिंग। व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। इस प्रकार से जो है आपकी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने की ये तकनीकें, 7 तकनीकों के नाम आपको होप है कि आपको याद भी हो जाएंगे। अगर आप 1-2 बार सुनेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएंगे। इनके नाम आपने याद रखने हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखिए इस बात का, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आपको आएगी, एक्सप्लेनेशन आएगी आपको नेक्स्ट चैप्टरों के अंदर, वो बारी बारी से अलग अलग आएगी। परंतु जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीकों के नाम बताओ, कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीकों के नाम क्या है। अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात, जो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो नंबर 1, टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन इम्यूनिटी होता है टू अर्न ए प्रॉफिट। अब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी बिजनेस का प्रॉफिट उस बिजनेस में 4 चांद लगाता है। किसी बिजनेस की डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑफ द बिजनेस, और ये प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है या बुरी है, हम अपनी फर्म की दूसरी फर्म के साथ तुलना करते हैं, हमारे साथ के चलते हुए व्यवसाय जो हमारी तरह व्यवसाय करते हैं उनके साथ तुलना करते हैं, हमने पिछले वर्ष की डाटे के साथ अपनी तुलना करते हैं, और जिसके आधार पर हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा या कम हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है, और यदि प्रॉफिट होता है, मोर प्रॉफिट, बिजनेस को मोर गुडविल बन जाती है उसकी और अच्छा उसको माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि सबसे पहले हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के द्वारा व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी का अनुमान लगाते हैं। नंबर 2 बात, नंबर 2 पॉइंट है टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। आप व्यवसाय की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से हमारा अभिप्राय है कि व्यवसाय में बहुत सारी मदें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आप ये जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में आप सभी जानते हैं, ईच एंड एवरीबॉडी नो एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस यू हैव टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में बताती है। एनालिसिस करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और कैसे करते हैं एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो आप पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि हम ये सबसे पहले ये देखते हैं, हम कुछ एक प्रश्नों के आंसर ढूंढते हैं, जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि क्या व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति अच्छी है। अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का अच्छा होने का मतलब है कि क्या बिजनेस के अंदर इतने करंट एसेट है कि वो अपनी करंट लायबिलिटी का भुगतान कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या हम अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने व्यवसाय में संपत्तियां खरीदनी हो, तो क्या हमारे पास इतने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हैं कि हम व्यवसाय से उन संपत्तियों को खरीद सके। इसी प्रकार से हम दैनिक कार्य करते हैं, डे टू डे कार्य करते हैं, उन दैनिक कार्यों को करने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। आदि कुछ प्रश्नों का जवाब, बहुत सारे प्रश्न होते हैं परंतु कुछ एक प्रश्नों का जवाब यदि हमें मिल जाता है, इसका मतलब है हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि यदि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम इन सारी बातों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे कि जी हाँ, हम अपनी करंट लायबिलिटी का भुगतान करने में समर्थ हैं, हम अपने असेट, कोई भी असेट की हमें जरूरत पड़े हम असेट खरीद सकते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम दिन प्रतिदिन के जो कार्य करते हैं उनसे हम कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का जवाब आपको मिल जाता है अगर आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है जी कि आप जो है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी आप सभी जानते हैं, शोधन क्षमता, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आप सभी जानते हैं दो प्रकार के आपके पास जिसको आप बोल सकते हैं कि दो प्रकार से आप कैपिटल को कहीं से भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज और एक शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो हम क्या अपने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज का भुगतान करने में समर्थ हैं? क्या हम अपनी शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी है उनका भुगतान करने में समर्थ हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो बिजनेस के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि यदि उन्होंने किसी बिजनेस को पैसा दिया तो उस पैसे को क्या उन्हें समय पर वापस मिलेगा। नंबर 2 बात, समय पर वापस मिलने के साथ साथ क्या अगर उन्होंने ब्याज पे दिया तो उन्हें ब्याज पर मिलेगा। तो इस बात को जानने के लिए हम क्या करते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण के द्वारा हमें पता लगता है कि हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है, हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। तो ये इसका अगला ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस किस ओर जा रहा है। यू हैव टू प्री फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। आप बिजनेस का पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं, और अगर आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, हम पिछले वर्ष के डाटे के साथ तुलना करते हैं, हम देखते हैं पिछले वर्ष की तुलना में हमारी सेल बढ़ी, यदि बढ़ी तो इसको और अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है, या अगर बढ़ेगी तो अगले साल हमारे पास कितने और कस्टमर और बढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, कुछ एक दो प्रश्न नहीं है बल्कि बहुत सारे प्रश्न का जवाब जो है आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद पता लगता है। अर्थात भविष्य में व्यवसाय के जाने की संभावना कहाँ है, कि व्यवसाय ऊपर जाएगा या व्यवसाय जो है डाउनफॉल की ओर जाएगा, व्यवसाय जो है वो बूम पीरियड पे जाएगा या रिग्रेशन पीरियड में जाएगा। इस बात को जानने के लिए हम सारी चीजें टेक्निक्स को अपनाते हैं। तो ये भी जो है ट्रेंड टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, कि आपको बिजनेस के ट्रेंड के बारे में पता लगता है। उसके बाद टू मेक कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस, मैंने जैसे आपको बताया कि हम कंपैरिजन करते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने से। कंपैरिजन किया जाता है अपने डाटे का पिछले वर्ष के डाटे के साथ, एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ, और कंपैरिजन करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे डाटा या हमारा प्रॉफिट जो है वो दूसरे बिजनेस की तुलना में कैसा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दूसरे बिजनेस की तुलना में कैसी है, या हमारी फर्म की पिछले वर्ष की तुलना में कैसी पोजीशन है। तो इस प्रकार से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो है कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी, कंपैरिजन करने में भी आपकी सहायता करता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस इज आल्सो पॉसिबल। उसके बाद टू नो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आप सभी जानते हैं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को भी अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। मैनेजमेंट कई प्रकार के कार्य करता है, चाहे वो प्लानिंग है और चाहे अंतिम कार्य कंट्रोलिंग का है। उस सारे कार्य को क्या वह सही कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ही बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन कहा जाता है मैनेजमेंट को, क्योंकि उसके द्वारा लिए गए डिसीजन के आधार पर ही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निर्भर करती है। तो वह अच्छा कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए भी हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। उसके बाद अगला जो है टू नो द कैपेबिलिटी और द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। आप सभी जानते हैं इंटरेस्ट दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को या जिन व्यक्तियों से आपने लोन लिया है, डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद हमें ये पता लगता है
कि क्या हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने में समर्थ हैं, क्या हम समर्थ हैं अपने जो भी शेयर होल्डर हैं उन्हें डिविडेंड देंगे। तो इन सारी बातों का जवाब भी आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद मिल जाता है। तो यदि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, हम इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, हम डिविडेंड भी दे सकते हैं, तो इन सारी बातों का जवाब भी आपको वहां से मिल जाता है। उसके बाद टू मेक द फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन, भविष्य में बिजनेस के कहां जाने की संभावना है। बिजनेस जो है हम जब कंपेरिजन करते हैं, हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में हर वर्ष हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस जो है वो तरक्की करेगा। बिजनेस पिछले वर्ष की तुलना में कम हो रहा है, इसका मतलब हम फर्स्ट स्टेज की हो जा रहा है। अर्थात वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के बाद भविष्य में बिजनेस के कहां पहुंचने की संभावना है, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। उसके बाद टू प्रेजेंट डाटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर, ईच एंड एवरीबॉडी नो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू keep a systematic record of business transaction. So that's why while you analyze the financial transaction, डाटे को सिस्टमेटिक मैनर से प्रेजेंट किया जाता है ताकि जितने भी इसके प्रयोग करता है उन्हें वह डाटा जो है वो समझ आ सके, क्योंकि डाटा केवल मात्र मालिक की मर्जी से तैयार नहीं किया जाएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स, और सभी यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो डाटे को प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसलिए सिस्टमेटिक मैनर से डाटे को प्रेजेंट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अगला है टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरियस पार्टीज। तो वेरियस पार्टीज को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस पार्टी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाती है। वो चाहे आपका मैनेजमेंट है और चाहे अंतिम पॉइंट जो पब्लिक है, सभी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आप सभी जानते हैं देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो लेखांकन के बहुत से आंतरिक और बाह्य प्रयोगकर्ता हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, comment and subscribe my channel. Thank you.